नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में जो हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा था उसका पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें शुंग वंश को आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, अशोक का साम्राज्य और मौर्य काल का पतन। आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश। इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य राज्य बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका जो प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, तो उसने बृहद्रथ को मारकर उसके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। तो पतंजलि जो है वो शुंग वंश या पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश के में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत व देवभूति। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। सातवाहन वंश। आंध्र, गोदावरी और कृष्ण नदी की घाटी में तिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। तिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत एवं अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैडन नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहन की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री यानी सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों के कुछ भूभाग को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिसमें ये कुछ पर जलपोत भी अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज के वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया और विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध एवं जैन विहारों तथा उपाश्रयों
को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य एवं व्यापार, कृषि एवं उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला और चांदी, तांबे, शीशे व कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए, जिसमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस लाइन को अंडरलाइन करें, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि कार्ले का चैत्य किसने बनवाया था? तो सातवाहन राजाओं ने। गुप्त साम्राज्य। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया था, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त ने समय को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का परपौत्र कहा। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। उसकी उपाधि महाराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजयी और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया। यह अभिलेख उसी स्तंभ में उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। इसके द्वारा जीते क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, आटविक राज्य, पूर्वी दक्षिण व दक्षिण भारत के राज्य और शक कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में निपुण था। कविराज भी कहा गया। इसे कविराज भी कहा गया। वह संगीत में निपुण था। उसकी आकृति एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भक्त परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज व देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और बीजों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य का वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना और कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कुमारगुप्त उसका राज्य सौराष्ट्र में से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।